नमस्कार मित्रों। देश विदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। कल पेश होने वाला है वक्फ संशोधन बिल। ऐसे में इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। दोस्तों, आज के वीडियो को मैंने 3 खंडों में विभाजित किया हुआ है। पहले बात करेंगे इस बिल की वर्तमान स्थिति, फिर समझने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, और लास्ट सेगमेंट में समझेंगे राजनीति अर्थात एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों इस विषय पर कैसे कर रहे हैं राजनीति। पूरी बात आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। फिर बात हुई कि इस बिल को पहले जेपीसी में भेजा जाए जहां पर डिस्कशन हो, जो संशोधन हो वहां पर उसको पारित किया जाए, और फिर इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाए फॉर डिस्कशन के लिए। तब जेपीसी बनाई सरकार ने, जगदंबिका पाल उसके बनाए गए हेड। वहां पर टोटल 44 संशोधन की बात कही गई। 14 संशोधन यहां पर सरकार ने माने जिनको इस बिल में इंक्लूड किया गया है। अब इस बिल को कल पेश किया जाएगा, कहां पर? लोकसभा में। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल को हम पेश करेंगे। इसके लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए जिस पर हम करेंगे डिस्कशन लोकसभा में। अब इसको लेकर विपक्षी दलों ने कहा कि नहीं, हम तो 12 घंटे की यहां पर मांग कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटों पर बात यहां पर हुई है। कहा गया है कि अगर आवश्यकता हुई तो समय को और बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें से 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं एनडीए के सांसदों को बोलने के लिए, और बाकी समय दिया गया है जो विपक्षी दल हैं उनको बोलने के लिए। अब इस बिल की वर्तमान स्थिति क्या है, एक बात समझिए। यह बिल कोई संवैधानिक संशोधन बिल तो है नहीं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत यहां पर आ रहा है। यह बिल पूरे तरीके से सामान्य बिल है, सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करना है। अगर स्पेशल मेजॉरिटी होती तो यहां पर 2/3 की रिक्वायरमेंट होती, पर सिंपल मेजॉरिटी में केवल मोर देन 50% प्रेजेंट इन वोटिंग यहां पर होना चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास होना है। अब वर्तमान समय में आप देखेंगे तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थिति बन रही है वह एनडीए के पक्ष में बनती यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 543 लोकसभा सीट में जो स्पेशल जो यहां पर आपको जादुई आंकड़ा चाहिए वह 272 सीटों का है, और एनडीए के वर्तमान सांसदों की संख्या 293 है। मतलब 272 से काफी ज्यादा यहां पर यह उपलब्ध है। इसलिए लोकसभा में इसको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई लोग बोल रहे थे कि जो सांसद हैं, खासकर 4 ऐसी पार्टियां जिनको लेकर इस समय बातें कही जा रही हैं कि यह अगर इस बिल का समर्थन ना करें तो सरकार इस बिल को पास नहीं करवा पाएगी। उसमें आरएलडी, उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी, फिर जेडीयू और टीडीपी। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी है उसमें जेडीयू और टीडीपी ने कह दिया है कि हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मतलब अब यह बिल लोकसभा से तो पास हो ही जाएगा। फिर बात करें हम लोग राज्यसभा की स्थिति की, तो वहां पर वर्तमान समय में 236 सांसद हैं। इसमें से 115 सांसद एनडीए के पास हैं, 6 सांसद नॉमिनेटेड हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, चूंकि 236 प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से जो आधा नंबर चाहिए वह 119 का बन रहा है। अब 115 प्लस 6, चूंकि नॉमिनेटेड नॉर्मली वोट करते हैं सरकार के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने ही इनको यहां पर सांसद बनाया है, ऐसे में वह सरकार के पक्ष में वोट देंगे। तो 115 प्लस 6 121, मतलब राज्यसभा से भी इस बिल के पास होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब चूंकि यहां पर जो बात आ रही थी कि टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को लेकर कई लोग भ्रम की स्थिति में पड़ गए थे कि यह, क्योंकि जो वोट बैंक है मुस्लिम समाज इनको भी वोट देता है, ऐसे में अगर यह दोनों इस बिल का समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक छिटक सकता है। लेकिन 3 ऐसी डिमांड यहां पर इन दोनों पार्टियों ने की थी जिस डिमांड को यहां पर स्वीकार कर लिया गया है। अब जो यह 3 डिमांड यहां पर की गई थी वह डिमांड क्या है जिसको यहां पर स्वीकार किया गया है? पहला तो यह है कि कानून पिछले तारीख से लागू नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन यह बिल पास हो रहा है, जब यह कानून बन जाएगा उस दिन से ही इस कानून को लागू किया जाना चाहिए, ना कि पिछली डेट से इसको लागू करवाने की बात कही जाए। यह मांग टीडीपी और जेडीयू दोनों ने की थी, इस बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया।
सेकंड बात ये है कि जो पुरानी मस्जिद है, दरगाह है, उन पर यह कानून नहीं लागू होना चाहिए। इस बात को भी यहां पर स्वीकार कर लिया गया है। और लास्ट बात यह है कि जमीन राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों की सहमति यहां पर आवश्यक होनी चाहिए। इस वजह से भी सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को यहां पर स्वीकार करते हैं। तो यह तीनों मसले, इन तीनों मसलों को सरकार ने स्वीकार किया और तब टीडीपी और जेडीयू दोनों ने कह दिया कि इस बिल का हम लोग समर्थन करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब चूंकि यह दोनों सरकार का भाग थे, इस वजह से इस बिल का समर्थन करना उनकी मजबूरी भी एक तरीके से बन जाती है। हाँ, मुस्लिम समाज उनको वोट करता है, लेकिन फिर भी जो यह बिल आ रहा है, इस बिल के आधार पर उनको लग रहा होगा कि जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, यह बिल जो मुस्लिम समाज है उनके बेहतरी के लिए ही लाया गया है। इस वजह से यह दोनों पार्टियां यहां पर समर्थन कर रही हैं। अब जो यह दोनों पार्टियां समर्थन करेंगी तो फिर चिराग पासवान और आरएलडी, यहां पर उनका कोई बहुत बड़ा रोल रह नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यह समर्थन नहीं भी करेंगे तब भी यह सरकार इस बिल को पास करवा लेगी। अब बात करते हैं जो मोटा मोटा यहां पर संशोधन किया गया है, वह संशोधन है क्या। अगर आप देखेंगे तो जो चार प्रमुख अंतर यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला जो यहां पर अंतर है पुराने कानून में जो था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। इसको चेंज किया गया है कि अब आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां पर भी अपील कर सकते हैं। एक और चेंज किया गया है कि जो ट्रिब्यूनल फैसला सुनाता था वह आखिरी होता था। यहां पर कहा गया है कि इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक और बात है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग किसी इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति यहां पर हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया है कि जब तक दान की बात यहां पर स्पष्ट रूप से नहीं आएगी तब तक उसको वक्फ की संपत्ति यहां पर नहीं माना जाएगा। एक और बात कि इसमें कोई महिला और कोई अन्य धर्म के व्यक्ति यहां पर शामिल नहीं होंगे जो वहां पर बोर्ड बनेगा। पर नए बिल में कहा जा रहा है कि इसमें 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य इस ट्रिब्यूनल में शामिल होने वाले हैं। तो यह चीजें यहां पर मुख्य रूप से बदली गई हैं। तो यह वर्तमान स्थिति है जहां पर आपने समझा कि क्या प्रमुख चेंज होने वाले हैं और इस समय लोकसभा और राज्यसभा में स्थिति बन क्या रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। लेकिन अब जो मुख्य बात है वह है इस पर होने वाली राजनीति। इस पर हम लोग यहां पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। अब वक्फ बिल, चूंकि इसमें पूरे तरीके से जो मुस्लिम समाज है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, कई सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो चेंजेस एक तरीके से वक्फ को बहुत पारदर्शी यहां पर बना देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज का सेंटीमेंट इससे जुड़ा हुआ है। पहले हम यहां पर इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं बीजेपी और एनडीए पर। इंडिया गठबंधन के साथियों के पास एक तरीके से एक मुश्त वोट है मुस्लिम समाज का। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहां पर समाजवादी पार्टी, मुस्लिम समाज खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट करता है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस बिल का अपोज करेगी तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि तब मुस्लिम समाज उन पर भरोसा करके वोट नहीं देने वाला। यही बात आप देखेंगे तो बंगाल और बिहार में भी आ रही है। बिहार में मुस्लिम समाज वोट करता है आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई, अर्थात वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टियों का ग्रुप है, इनको वोट करता है मुस्लिम समाज। अगर इन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया तो समस्या उनके लिए भी आएगी, वहां पर उनके वोट बट सकते हैं। बंगाल की बात करें तो वहां पर लगभग 30% आबादी है मुस्लिम समाज की और यह समाज एक मुश्त रूप से वोट करता है ममता बनर्जी को। अगर वह इस बिल का समर्थन कर दी तो उनके लिए भी समस्या यहां पर पैदा हो जाने वाली है। सेम बात आप दक्षिण भारत चलेंगे तो वहां पर इंडिया गठबंधन के साथियों की दिक्कतें भी कमोबेश यही होने वाली है कि वहां पर भी मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन के साथियों को वोट करता है, तो वहां पर समस्या होने वाली है। उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जैसी उनकी राजनीति है उस राजनीति में इस बिल का समर्थन करना उनके लिए बनता है नहीं। और कांग्रेस, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि वर्तमान समय में मुस्लिम समाज उनको खुलकर वोट कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को यह लग रहा है कि वह ऐसी पार्टी बनते जा रहे हैं जो भाजपा को यहां पर हरा सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि वह इस बिल का समर्थन करें। उनको इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, बिहार में इसी वर्ष चुनाव है अक्टूबर के महीने में, और बंगाल और तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यह सभी पार्टियां खतरा मोल लेने वाली नहीं है कि वह इस बिल का समर्थन करके अपनी एक मुश्त वोट को यहां पर गवा दें। वह प्रयास करेंगी कि यह पूरा वोट उनके तरफ ही आकर्षित हो और इस बिल पर जितना ज्यादा माहौल बनेगा वह वोट अर्थात मुस्लिम समाज का वोट उतना ही एक जगह पर इकट्ठा होगा और वह इन सभी पार्टियों को यहां पर वोट करेगा।
अब बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए के घटक दलों में जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें बीजेपी को पहले आप साइड करिए, लेकिन जो बाकी बची पार्टियां हैं मुस्लिम समाज उनको भी वोट करता है। इनमें आप चिराग पासवान को ले सकते हैं, जीतन राम मांझी को ले सकते हैं, उसके अलावा जयंत चौधरी को ले सकते हैं, फिर टीडीपी चलिए तो वहां पर उनका वोट है, जेडीयू का वोट है। यह सभी पार्टियां एनडीए का भाग हैं, पर इन सभी पार्टियों को मुस्लिम समाज खुलकर वोट करता है। ऐसे में इनके सामने भी यक्ष प्रश्न होगा। इस वजह से जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन्होंने जो सुझाव यहां पर बताए थे, सरकार ने उन सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि सरकार को पता है कि बीजेपी यहां पर अपने दम पर इस बिल को पास नहीं करवा सकती। उनको अपने सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी, उनके बिना यह बिल पास नहीं हो सकता। इस वजह से जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि यह दोनों बहुत बड़ी पार्टियां हैं और इनके दम पर सरकार चल रही है, ध्यान रखिएगा जेडीयू और टीडीपी में से कोई एक हटेगा तो सरकार की स्थिति पर परिवर्तन नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों पार्टियां हटेंगी तब बीजेपी की जो इस समय सरकार चल रही है केंद्र में, वह सरकार गिर जाने वाली है। इसलिए इन दोनों के द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार ने यहां पर स्वीकार किया है। लेकिन बीजेपी बीजेपी के बारे में आपको पता है कि जितना वक्फ बिल माहौल बनाएगा उतना ही इनका वोट बढ़ेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व का कार्ड यह पार्टी अर्थात बीजेपी यहां पर चलती है, वह साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वह हिंदू समाज को एकीकृत करना चाहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेकर वैसी कुछ खास बातें होती नहीं थी, वक्फ बोर्ड को लेकर भी बहुत बातें होती नहीं थी, लेकिन कभी ऐसी सी खबरें आती थी कि 1000 साल पुराने मंदिर को क्लेम कर दिया गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही प्रयागराज में जब महाकुंभ हो रहा था, तो जहां पर महाकुंभ हो रहा था उस क्षेत्र को भी वक्फ प्रॉपर्टी यहां पर डिक्लेयर करने की बात कही गई। तो यह सब चीजें जब जनता के बीच में गई तो उससे हिंदू समाज का एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हुआ, और फिर भाजपा ने सोचा कि अगर यह बिल जितना ज्यादा हम यहां पर फोर्स करेंगे, इस पर जितनी बातें करेंगे, हिंदुत्व के आधार पर इस समाज को जोड़ना उनके लिए आसान होगा। क्योंकि राम मंदिर के बाद बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा बहुत है नहीं जहां पर वह हिंदुत्व का कार्ड चल सके। ऐसे में वक्फ पर होने वाली बात हिंदू समाज को जोड़ने का काम करेंगी बीजेपी के पक्ष में। इसलिए इस बिल को जितना ज्यादा समाज में लेकर जाया जाए, इस पर जितनी बहस हो, जितनी बात हो, बीजेपी के लिए उतना ही ज्यादा यहां पर आसान यह होने वाला है। एक और बात यहां कहूं, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड यहां पर चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर भाजपा को यह पता है कि जितना इस बिल पर बात होगी उतना ही हिंदू समाज एक तरफ इकट्ठा होगा और बीजेपी के पक्ष में यहां पर माहौल बनेगा। इस वजह से भी वह इस बिल को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। देखिए, संशोधन करना न करना यह सरकार का अपना विषय है, लेकिन इस पर राजनीति इस समय हो रही है, क्योंकि यह बिल एक ऐसा बिल है जहां पर एक समाज पूरे तरीके से एक पक्ष के विरोध में हो जाएगा और एक पक्ष के समर्थन में हो जाएगा। जहां पर इंडिया गठबंधन इसका विरोध करके मुस्लिम समाज को अपने तरफ एकत्रित करने का प्रयास करेगा, वहीं पर एनडीए की कोशिश यह रहेगी कि इस बिल के बहाने वह हिंदू समाज को एक तरफ जोड़कर अपने लिए राजनीतिक माहौल यहां पर बना सके। तो दोस्तों, यह थी पूरी बात वक्फ बिल को लेकर। अब कल यह बिल आएगा, 8 घंटे बहस होगी, बिल पास होगा नहीं होगा, वैसी स्थिति यह बन रही है कि लोकसभा में यह बिल पास हो जाएगा और राज्यसभा में नंबर गेम फिलहाल तो सरकार के पक्ष में जाते हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी कल पता चलेगा कि स्थिति क्या बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।